अभी ऑडियो आ रहा है ना? यस ठीक है। सर। यस सर। तो फिर सेशन को वो करते हैं। देखो आपका ये इंग्लिश में है एंड दिस इज योर हिंदी वाला। तो एक बार सिलेबस के अंदर ये देख लेते हैं कि जो भी आपका एग्जामिनर होता है या यूपीएससी होता है उसकी डिमांड है क्या मेन। ठीक है। आप ये नोटिफिकेशन जो है ये यूपीएससी 2024 का नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अभी आया था 14 फेब वाला। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज ये आपने तकरीबन बच्चों ने देख लिया होगा नोटिफिकेशन को भी। हर बार नोटिफिकेशन में कुछ सीरीज होते हैं, सेंटर जहाँ पे एग्जाम होता है आपका वो यहाँ पे डिनोटेड है। आप अपने अपने आसपास जो भी सिटी होगा उसमें एग्जाम आप लिख सकते हो। एक बार एक बच्चे से यूपीएससी के इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि यूपीएससी इंडिया के कितने सिटीज के अंदर, सेंटर्स के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो क्योंकि नोटिफिकेशन आ रहा है आपके सामने, पूरा रिटर्न डॉक्यूमेंट है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि पता होना चाहिए। ठीक है। आपके स्टेट में कितने सेंटर्स हैं आप अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में देख लेना यहाँ पे। ठीक है। और ये पीडीएफ है ना आप लोगों के पास में या शेयर करना है? है सर। हाँ सर। ओके, स्क्रीन विजिबल है या फिर इसको मैं ऐसे करूँ बड़ा करके? ये वाला ठीक है? हाँ सर, ये ठीक है। ओके देन। ठीक है। ओके देन उसके बाद में आपका एग्जामिनेशन का प्लान आपको पता ही है। एक आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, दूसरा आपका मेंस एग्जाम होता है। प्रीलिम्स टोटली ऑब्जेक्टिव, मेंस टोटली रिटन, एंड देन थर्ड जो राउंड होता है आपका वो क्या रहता है? इंटरव्यू का। ठीक है। इसके बाद में आपको ये भी पता होगा कुछ क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटीज के बारे में आपको पता होगा, एज कैलकुलेशन के बारे में काफी सारे बच्चों का डाउट होता है। तो ये देखो जैसे 2024 का एग्जाम है। ठीक है। एंड आपको यहाँ पे साफ चीज पता है कि 24 में अगर एग्जाम होना है तो एज कैलकुलेशन किस टाइम से होगी? 2024। अब जो बच्चा 2025 में एग्जाम देगा उसको अपनी एज कैलकुलेट कब करनी है? 1 अगस्त 2025। जो 26 में देगा उसको 1 अगस्त और 26 के हिसाब से, और जो 27 या 28 में देगा तो वो देख लेना अपनी एज। और आपको कैलकुलेट करनी है कहाँ पे? 1 अगस्त। जिस भी ईयर में आप देने वाले हो उस ईयर के 1 अगस्त तक आप 21 हो जाने चाहिए। ठीक है। उसके बाद में एक एज वाली चीज अब आज के बाद कोई नहीं पूछेगा। इवन अगर आपसे भी कोई पूछे तो आपके पास में जवाब होना चाहिए कि 1 अगस्त से देख लो भाई। अगर किसी का अगर बनता है डेट ऑफ बर्थ उस हिसाब से आपको देखना है। ठीक है। रिजर्वेशन वाला अभी हम बात नहीं करेंगे इस पे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नॉर्मली 6 होते हैं और हम इसी पे ही बात करेंगे। ठीक है। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको 6, बाकी रेस्पेक्टिव जैसे ओबीसी अगर होगा तो उसको 9, और इस कैटेगरी में कोई है नहीं तो उसको हम अवॉइड ही करेंगे। ठीक है। देन आपको पता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है। ओके देन उसके बाद में ये वाले चीजें नहीं, फीस वगैरह के बारे में नहीं बात करेंगे। अप्लाई ओटीआर ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी टाइम के अकॉर्डिंग। एंड लास्ट डेट एंड ऑल एलिजिबिलिटी वाला हो चुका है। देन एक ये वाला क्लोज और देख लेना आप, काम का है, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। कई बच्चे ये पूछते हैं सर हमारे पास में, जैसे मान लो किसी को अटेम्प्ट नहीं लेना, उसने फॉर्म डाल दिया। ठीक है। फॉर्म डालने के बाद क्या होता है कि आपको एक टाइमलाइन के अंदर विड्रॉ करना होता है। अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने वो विड्रॉ नहीं किया देन आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, चाहे आप बेशक एग्जाम में जाओ या ना जाओ। अगर आपने एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं किया और आप पेपर देने भी नहीं गए, एब्सेंट हो वहां पे, स्टिल आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। क्योंकि आपके रोल नंबर के लिए मतलब आपका रोल नंबर आ चुका है, आपके रोल नंबर के लिए ओएमआर सीट, क्वेश्चन पेपर वो सब प्रिंट हो चुके हैं। तो इस बिहाफ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसी मिस्टेक मत करना। अगर नहीं देना है तो विड्रॉ कर लेना, देना है तो फिर तो देना ही है। ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है एग्जाम का प्लान। 2 स्टेजेस में होता है आपका, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स में जो सी सेट वाला जो पेपर होता है उसके अंदर देख लो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं सिर्फ 33%। अब आप कैलकुलेट करके देख लेना कि कितना स्कोर आपका होना चाहिए सी सेट के लिए। सी सेट से बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं कि सी सेट में क्या है, कैसे करेंगे सर, क्या नहीं। तो मैं एक चीज बता देता हूँ। अगर आपका बेसिक मैथ्स ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक ठाक अगर आपकी इंग्लिश है, मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये ऑब्स्टिकल बता रहा हूँ। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको थोड़ा सा लगता है कि इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा उनका हाथ टाइट रहता है। ठीक है।
तो अगर आपको बेसिक इंग्लिश पता है, अगर आप ये जो नोटिफिकेशन है पूरा, अगर आप इसको पढ़ पाते हो इंग्लिश में, समझ पाते हो इंग्लिश में, देन ठीक है, यू रेडी टू गो। प्लस साथ में आप जब इसके प्रैक्टिस करते हो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की, तो अगर आप 33% स्कोर कर देते हो पूरे पेपर में, तो आपका GS1 जो है वो चेक होएगा। अगर इससे कम अगर आपका स्कोर आ रहा है तो पेपर भी चेक नहीं होगा आपका ये। ठीक है, चाहे आप बेशक आपने इसमें 120 स्कोर क्यों ना कर रखा हो, ये चेक ही नहीं होगा। तो पता कैसे लगेगा कि कितना स्कोर आया है आपका? मार्कशीट में आपको सीधा ही आ जाएगा, यू आर नॉट क्वालिफाइड। और ग्राउंड आपको क्या बोल देंगे कि आप 33% का स्कोर नहीं किया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 33% को स्कोर करना इतना मुश्किल होता नहीं। ठीक है, जब हम सीसेट के ऊपर बात करेंगे उस समय मैं आपको समझा दूंगा कि क्या करके आप सीसेट के अंदर अच्छा सा, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी एंजाइटी के, PYQ को सोल्व करके, और PYQ भी कब से कब के बाद में, 19 से लेके 20 अभी 3 तक। ठीक है, जो 24 में अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए ये वाला एरिया रहेगा सोल्व करने के लिए। ठीक है, 25 में जो अटेम्प्ट देंगे उनके लिए ये वाला एडिशनल हो जाएगा, 26 वाले जब देंगे उनके लिए ये वाला एडिशनल हो जाएगा। साथ रहेगा आपका यही 19 से लेके ऑनवर्ड्स जब भी आपका एग्जाम होगा। ठीक है, सिर्फ एक यही आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सीसेट की जब क्लासेस लगेंगी आप लोगों की, तब आप लोगों को ये चीज भी अच्छे ढंग से समझा दिया जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, उसके बाद में GS के ऊपर भी आएंगे हम। जीएस में वैसे तो आप सबको ही पता होगा कि 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। कट ऑफ जो होती है बेसिकली इसी में से ही आती है। जो भी आपका स्कोर होगा वो आपका काउंट कितने में से होगा, 100 में से, 200 में से? 200 में से। क्वेश्चंस कितने होते हैं, 100। पर क्वेश्चन मार्क कितने के होंगे आपके, 2। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ठीक करने हैं और स्कोर कितना आना चाहिए आपका, तो वो दोनों चीजें अलग अलग होंगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। और जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपके जितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं उसके बदले में नेगेटिव, रॉन्ग आंसर आप में से कुछ ना कुछ राइट क्वेश्चंस को खा जाता है। नेगेटिव मार्किंग इसको कहते हैं। बाकी आप सबको पता भी है ये चीज, एक बेसिक है। ठीक है, उसके बाद में आप फिर ये देखिए मेंस एग्जाम के बारे में। कई बच्चों को स्कोर के बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। जो आपका क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, जो पार्ट पेपर 1 एंड पेपर 2, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको ना एक लैंग्वेज चूज करनी होगी। ठीक है, एक आपका कंपलसरी लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश। क्यों? क्योंकि आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहां पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा वो चांसेस ये है कि आप इंग्लिश में ही करोगे। तो इसमें आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। दूसरा, एक आप इंडियन लैंग्वेज का कोई भी एक सब्जेक्ट लोगे, ये आपको चूज करना ही होगा। जो हिंदी बेल्ट वाले हैं वो हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं। बाकी आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, कर सकते हो, और वो लैंग्वेज जो भी आपके 8 शेड्यूल में है वो सारी काउंट होंगी। ठीक है, आपको पता है 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है? अच्छा, पॉलिटी पढ़ रखी है ना एक दो बच्चों ने, जैसे अंतिम, आप बता सकते हो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? अंतिम है क्या क्लास में? यस सर। हाँ जी, आपने पढ़ा हुआ है ना? तो पढ़ा हुआ तो है सर, वो क्लास भी महंगे हो गए हैं बहुत। पम्मी, पम्मी आप बताइए। 22। 22, ठीक है। क्या इसमें इंग्लिश है? यस सर। इंग्लिश नहीं है। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, कि 8वें आपके शेड्यूल के अंदर या अनुसूची के अंदर कौन सी लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर सीधा मेंशन कर रखा है 8 शेड्यूल। तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि 8वें शेड्यूल में क्या है वो आप पढ़ो। ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूं। एक अच्छा स्टूडेंट, आपको आज पता भी चल जाएगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट से क्या डिमांड करता है। ये डिस्कस करने के पीछे मेरा यही एक रीजन था, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ना ये पता ही नहीं रहता कि सिलेबस क्या है। सिलेबस तो छोड़ो, एग्जाम में जो यूपीएससी की डिमांड है वो क्या होती है, यूपीएससी किस कैंडिडेट को एक काबिल कैंडिडेट मानता है, वो चीज भी नहीं पता होती। ठीक है, तो वो आज हम देख लेंगे। प्लस साथ में आपको एक चीज और नोट करनी है। जो भी यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हों, जो भी वर्ड्स यहाँ पे दे रखा हो, कोई भी किसी भी टाइप का लैंग्वेज, पॉलिटी का, पॉलिटी में अगर आपका टॉपिक आता है तो पॉलिटी, या फिर आप ये लगा लो कि अगर मैं सही मायने में कहूं तो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लैंग्वेज का जिक्र कर रखा है? 8 शेड्यूल,
सीधा यहाँ पे तो टर्म वर्ड ही दे दिया इतना बड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस तरीके की चीजों को आपको पकड़ना है, यही होते हैं कीवर्ड्स। जो कल सर कह रहे थे कि कीवर्ड्स आपके पास में होने चाहिए, वो मैं आज आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा कि कैसे कीवर्ड्स पे आपको काम करना है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि आप इसको समझ जाओ। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना, ये जो दो सब्जेक्ट हैं इनके अंदर सिर्फ आपको पास होना है। ठीक है, यानी यहाँ पे शायद 30% तक का स्कोर करना होता है आपको। ठीक है, अगर इतना स्कोर अगर आप कर लेते हो देन यू आर क्वालिफाइड, इसका स्कोर आपके मेरिट में काउंट नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे फेल हो गए तो आपके ये नीचे वाले पेपर चेक भी नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि ऐसे में आपका क्या स्कोर आता है, GS1 में क्या, 2, 3, 4 में क्या स्कोर आता है, तो आपको इसमें पास होना जरूरी है। ठीक है, अगर पास नहीं हुए कोई भी पेपर चेक नहीं होगा, मार्कशीट आ जाएगी कि फेल्ड इन क्वालिफाइंग सब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता बट अभी टाइम थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने वो ज्यादा कलाकारी की नहीं, वो मैं आपको ग्रुप में कभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चीज देखिए, अब हम सिर्फ इस पे चलते हैं, इतने पे। यहाँ पे एक चीज नोट करो आप, पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। ठीक है, जो मेरिट में आपके पेपर्स काउंट होंगे भाई, सबसे पहला पेपर है आपका ऐसे का, इसका नाम क्या है, पेपर 1। GS1 है, उसका नाम क्या है, पेपर 2। तो आप ये मत सोचना कि पेपर 3 में GS2 कैसे आ गया, यहाँ पे तो GS2 आना चाहिए था, क्योंकि ऐसे का है वो पेपर 1 है। काफी सारे बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे का जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा, 250 का, यानी सारे ही 250 250 250 नंबर में, कहीं पे भी यूपीएससी ने वो नहीं छोड़ा कि भाई किसी को ज्यादा या किसी को कम। ठीक है, ऐसे में आपको ना दो ऐसे लिखने होते हैं। ठीक है, और दोनों ऐसे इक्वल मार्क्स, और फिर इसमें से जो भी आपका स्कोर आएगा दोनों में अलग अलग, वो ऐड होके आपका स्कोर कार्ड पे छप जाएगा। ठीक है, GS1 में आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नहीं, बट कैच है यहाँ पे भी, वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे हेरिटेज लिखा हुआ है, कल्चर लिखा हुआ है, ये पूरा जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है ये क्या है, GS1 का टाइटल है ये। यानी ये आपकी वो हेडिंग है जिसके आपको एक बाउंड्री बनानी है इन इन सब्जेक्ट्स की, और उसके अंदर आपको ये पढ़ने हैं, इससे बाहर आपको नहीं निकलना, पहली चीज। सेकंड पेपर, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। ये IR वाला पार्ट जो है ये आपका करंट अफेयर के बेस रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध। एक चीज मुझे बीच में ये पूछनी है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जितने भी हैं, क्या उनको मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ क्या कहीं पे भी उनको दिक्कत आ रही है, स्पीड, स्लो, तेज, कुछ इस पे कमेंट अगर करना हो किसी को। हाँ सर, समझ सर पा रहे सब हैं। कुछ सही है। सब कुछ सही है, ये सर सब कुछ सही है। ओके ठीक है। देखो किसी भी एक भी बच्चे को जरा से भी आपत्ति हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, कहीं पे कोई भी डाउट है, मेरे को वहीं पे रोक लेना। ठीक है, बहुत आराम आराम से, क्योंकि हमारे पास अभी अगर इस चीज को समझ गए, एक चीज होती है, कोटेशन होती है, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपका आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। ठीक है, आप अभी धीरे धीरे सहज सहज होके इस चीज, अगर अभी बहुत आराम से प्यार से इसको समझ लोगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में देखो यहाँ पे गवर्नेंस लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, पॉलिटी लिखा हुआ है, ये तीनों वर्ड सिमिलर है बट तीनों अलग अलग हैं। कोई भी दो शब्द अगर पास पास भी होंगे ना, तो आपको एक चीज आप ये देखो, अगर दो वर्ड बने हुए हैं जैसे कि गो, कम, ये दो वर्ड है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है ना, व्हाट, वाई, तभी तो ये लिखे गए हैं अलग अलग। ठीक है, फादर, अंकल, ब्रदर, सिस्टर, सबके अलग अलग मीनिंग है। सेम वे से कॉन्स्टिट्यूशन का अलग मीनिंग है, पॉलिटी का अलग मीनिंग है, गवर्नेंस का अलग मीनिंग है, और ये तीनों ही GS2 का पार्ट है। देन सोशल जस्टिस, देन आपका इंटरनेशनल रिलेशन जो कि आपका प्री में भी काम आएगा। एक चीज आप ये भी ध्यान रखना, जो चीज यहाँ पे मैं बोलूं कि ये प्रीलिम्स के काम की है, कहने का मतलब मेंस में आने के लिए आपको प्री वाला वो टॉपिक तो कवर करना ही करना होगा। ठीक है,
इंटरनेशनल रिलेशंस, आपका जो भी आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करोगे उसी में ही आपको एक लेवल अप कर देना है बस, ठीक है। और या मैं कहूं तो थोड़ा सा एक लेवल अगर आप माइनस भी कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन कवर होना चाहिए आपका। ओके। देन GS 3 में देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट पहले सिलेबस का हिस्सा नहीं हुआ करता था, ये बाद में ऐड हुआ है। यूपीएससी ने जब सिलेबस को अपडेट किया उसमें उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को ऐड किया था, ठीक है। इसके लिए तो एक अलग से एनसीईआरटी भी आती है। सिक्योरिटी, फिक्स क्वेश्चन, फिक्स टॉपिक। इन्वायरमेंट जो आपका प्री में आएगा उससे हल्का रहता है मेंस वाला। इन्वायरमेंट में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेंस के लिए लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है यहाँ पे सिलेक्टिव होना है आपको, पूरा सिलेक्टिव। प्री के लिए बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन वहां पे हमारे पास करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। प्री में भी मैं आपको सोर्सेज भी बता दूंगा कि कहां से आपको क्या फॉलो करना है। देन GS 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा भी कि यूपीएससी क्या चाहता है कि आप इसको कैसे अप्रोच करो। इवन यूपीएससी आपको हर एक पेपर के लिए बताएगा कि स्टूडेंट की अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो भी देखते हैं कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग कौन सुटेबल कैंडिडेट होगा, जिसको वो ये मान लेंगे कि हाँ ये क्वालिफाई कर जाएगा और इसको हम अपने उसके लिए रख लेंगे, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। देन आपका जो पेपर 6 है एंड पेपर 7, यहाँ पे आपका ऑप्शनल 1 का पेपर, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, उसका पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेंगे, ठीक है। इन दोनों के भी आपको 250 मार्क्स मिलेंगे। आपको बस यहाँ पे आराम से ये देखना है कि आप सब्जेक्ट कौन सा लोगे। कुछ बच्चे जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के होते हैं, इवन साइंस बैकग्राउंड के भी होते हैं ना, जो कॉमन सब्जेक्ट ऑप्शन होते हैं वो मैं बता देता हूँ, जो कि फेवरेट होते हैं काफी सारे बच्चों के। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, PSIR, पबैड, ठीक है, सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी अब इतना पॉपुलर नहीं रहा, पहले होता था। आपका लिटरेचर वाले सब्जेक्ट, हिंदी लिटरेचर बहुत फेमस है ये। एंड देन थोड़ा सा कम फेमस, बट जो बच्चा हिंदी लिटरेचर ऑप्शन ले रहा है उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एक बार संस्कृत लिटरेचर को भी ट्राई करके देखे। रीजन आपको पता होगा, जो ऑप्शनल पेपर होता है ना, थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके अंदर दो पेपर होते हैं, दोनों पेपर में सेमी पैटर्न रहता है, दो सेक्शन रहेंगे। एक में रहेंगे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन, दूसरे में 5, 6, 7 और 8 नंबर क्वेश्चन। जो 1 एंड 5 है ये कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं हर एक ऑप्शन में। बाकी के जो 6 क्वेश्चन है ना, इसमें से आपके पास चॉइस होती है कि कोई भी आप 3 क्वेश्चन और लिखो। दो तो आपके ये हो गए, 3 और आपको अटेम्प्ट करने हैं, इन 6 में से 3 चूज करो, ठीक है। लेकिन हर एक सेक्शन में से कंपलसरी है कि आपको एक एक चूज करना ही पड़ेगा। और फिर एक जो बच गया, चाहे आप इसमें से निकालो चाहे आप इसमें से निकालो, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन के ऊपर भी, और संस्कृत जिसके पास में लिटरेचर रहेगा उसको सिर्फ ये वाली चीजें संस्कृत लिटरेचर में ही लिखनी पड़ेंगी। एंड सेम गोज विद उर्दू लिटरेचर, ठीक है, क्योंकि ये भी काफी काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि इनको अटेम्प्ट करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। टोटल अभी आप ये देख लो कि हर साल जो मेंस लिखते हैं वो तकरीबन 10,000 से लेके 10,000 से ज्यादा ही बच्चे होते हैं, जिनमें इस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने वाले जो बच्चों की संख्या होती है वो बिलो 10 होती है, और इसको भी अटेम्प्ट करने वालों की बिलो 10 होती है। कहने का मतलब 10 बच्चों का पेपर चेक होगा, चेक करने वाले के मन में ये आएगा कि भाई देखो मेरा सब्जेक्ट है, मुझे इनकी वजह से पेपर चेक करने को मिल रहा है, तो मैं थोड़ा सा ना अच्छा ही स्कोर दूं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छा लिखा होगा तो आपके स्कोर को लेके ये लोग बायस जरूर होते हैं। संस्कृत लिटरेचर में एज हाई एज 350 यू कैन स्कोर आउट ऑफ 500। हिंदी लिटरेचर में आप 300 स्कोर कर सकते हो, तो संस्कृत में आप 350 करोगे। हिंदी में 300 कर सकते हो, तो उर्दू में भी आपका जो स्कोर रहेगा वो यही रहेगा, 330+, ठीक है। और ये स्कोर बहुत 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 ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि आपकी मेंस की जो टोटल कट ऑफ रहती है वो 750+ रहती है, 750 से लेके 800 के बीच में। उसमें से आप 300 नंबर तो एक ही पेपर में लेके बैठ गए,
है ना। और उसके अलावा आप खुद देखो यहाँ पे ऊपर इतने सारे हैं, इनमें से क्या आपका स्कोर नहीं आएगा? 300 अगर आपके एक में, क्या इन सब में मिला के आपका 500 स्कोर भी नहीं बनेगा? टोटल 1250 में से, मतलब 50% से भी कम। समझ रहे हो आप? और अगर यहाँ पे अगर आपने 50% मार दिया स्कोर, और ऑप्शनल में अगर आप 300 को टच कर गए, यहाँ पे 50%, 50% किस में? ऐसे में, और आपके चारों जीएस के पेपर में। आप यकीन मानो, आप 1 से लेके 5 रैंक के बीच में हो गए। और मैंने ये भी ज्यादा बता दिया, आप इस रैंक के हकदार हो। ठीक है, इससे नीचे सेकंड रैंक भी नहीं आएगी आपकी, अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल कर दी तो। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो बीच में पूछ सकता है। फिर आपका आएगा क्या? इंटरव्यू। इंटरव्यू का स्कोर कार्ड देख लो यहाँ पे। इसको थोड़ा सा एज दे रखा है, 25 नंबर ज्यादा। ठीक है, आपको 275 पे, यानी 275 पे आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे, कितना टाइम रहा है सेशन पे? 3 मिनट है क्या? हाँ, हो जाएगा, एक टॉपिक तो हो ही जाएगा इस पे। अब यहाँ पे एक चीज आप ये देखो, जो पेपर के लिए लैंग्वेज आपको चूज करनी है, काफी सारे बच्चों के डाउट रहते हैं। एक ये डाउट आया भी था। मुस्कान है क्या अभी क्लास में? मुस्कान, यू देयर? नहीं, ओके। तो एक दो बच्चों का डाउट था कि सर मैं अगर जीएस लिखूं इंग्लिश में, और ऑप्शनल का पेपर भी मैं दूं इंग्लिश में, तो जब ये स्कोर आने के बाद में इंटरव्यू कॉल आएगी, तो क्या मैं वो इंटरव्यू हिंदी में दे सकती हूँ या दे सकता हूँ? तो आंसर है यस। इवन यूपीएससी ने इतना तक कर दिया कि जीएस और आपका ऑप्शनल, अगर आपने इंग्लिश में लिखा है तो आप ऑप्शनल भी हिंदी में लिख सकते हो, इंटरव्यू भी आप हिंदी में दे सकते हो। ठीक है। जीएस अगर आपने हिंदी में लिखा है तो ऑप्शनल आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इंटरव्यू आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो, आपके पास में चॉइस है। ठीक है। बस आपको लायक बनना है कि आपको हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज आपको देना है वो आप चूज करो, एंड आप आ जाओ। आप में पुदीना होना चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने का। हम तैयार हैं, आप अपना बेस्ट हथियार लेके आओ। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रख लेना। अब यहाँ पे एक चीज ये देखो, इवेल्युएशन ऑफ पेपर्स। ये टेढ़ा क्यों हो रहा है? ये जो लाइन है ना, इवेल्युएशन ऑफ पेपर्स, जैसे कि ऐसे जीएस, इवोल्यूशन का मतलब, इवेल्युएशन का मतलब होता है आपका जो पेपर होगा चेक होने के बाद में क्या, किस बेस पे करेंगे वो। तो उसमें देखो, एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सारे के सारे कैंडिडेट अलग अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? कि अगर आपका लैंग्वेज वाला पेपर, ये लैंग्वेज वाला जो पेपर है, इसमें पास हुए तो ही ये चेक होंगे, पहली कंडीशन। ये देखो, ये लिखा हुआ, अच्छा, ये तो सीधा से लिखा हुआ है कि इसके आपको के नंबर हैं वो मेरिट में काउंट नहीं हो। अच्छा, दूसरी चीज, अब एक चीज और आपको यहाँ पे देखनी है कि जो इवेल्युएशन होगा क्वालिफाइंग पेपर का, ये वाला यहाँ पे देखो 25% दे रखा है। मैंने आपको बताया था 30%, और भी कम है ये, 25%। यानी 75 नंबर ही लेके आने हैं आपको आउट ऑफ 300, और आप पास हो जाओगे। कुछ बच्चों का ये स्कोर भी नहीं आता। अब सोचो, यूपीएससी ने यहां तक कह दिया, जो लैंग्वेज आप ले रहे हो, इंग्लिश से बच्चे डर खाते हैं कि इंग्लिश में सर क्या होगा। भाई, आपको सिर्फ 75 नंबर लेके आने 300 में से, कोई बड़ी हाई तो नहीं करना कुछ भी। ठीक है। तो आपको बस बेसिक, और पता है ये क्या करना है इसके लिए? सिर्फ पिछले 10 साल के पीवाईक्यू करने। करने कैसे हैं? आपको हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर, हर एक क्वेश्चन भी सोल्व मत करना चाहिए, बस देख लेना मोटा मोटा कि क्या आएगा। इन दोनों में, इंग्लिश में जो 300 नंबर का पेपर होगा, एक ऐसे आएगा, हिंदी में भी एक ऐसे आएगा। हिंदी में आप ये कह लो कि निबंध। ठीक है। आपको बस ये लिखना होगा, ये 100 नंबर के होंगे दोनों। इसके लिए आप प्रिपरेशन वैसे भी कर रहे हो, क्योंकि आपका एक अलग से पेपर है जो कि इवेलुएट होगा, तो उसका जो स्कोर होगा यहाँ पे आपको अच्छा स्कोर मिल सकता है, और यही स्कोर आपको पास भी करवा देगा। सोचो 100 नंबर का है, इसमें अगर आपको मान लो 40 मार्क्स भी आ गए, तो बाकी के 200 में से आपको कितने लेने हैं? 35 ही तो लेने हैं आउट ऑफ 200। सोचो, आपको इतना ज्यादा वो मिल रहा है मार्जिन। उसके बाद भी आपको एक चीज मैं बताता हूँ, दोनों पेपर में ना ग्रामर वाला पोर्शन आता है। हिंदी में भी ग्रामर आएगी, इंग्लिश में भी ग्रामर आएगी। और वो ग्रामर वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं
इंग्लिश पता होता है बट उसका हिंदी पता नहीं होता है, तो उसको हम ब्रैकेट में करके ऐसे हिंदी में या हम्म, इंग्लिश में लिख सकते हैं? हाँ अभी उस पे भी आते हैं। अ, यहाँ पे थे ना हम। देखो एक चीज, आज इतने रिसर्च किया आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ, ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन है ओरिजिनल हिंदी में, ठीक है। आप एक चीज ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बीए, यानी बी और ए ऐसे करके, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धारा 2 एस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 आर, ठीक है। और आगे दिखाता हूँ, आपको ये नहीं पता लेखन सहायक का मीनिंग क्या है, हिंदी में नहीं पता आपको लेकिन इंग्लिश में पता है आपको, स्क्राइब, तो आप ऐसे लिख दो स्क्राइब। जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ पा रहे हो। यस सर, ये देखो समझ गई। ऊपर भी यहाँ पे स्क्राइब है। आपको अगर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, मान लो आपने क्वालिफिकेशन का नहीं पता, अभी क्वालिफिकेशन का क्या लिखोगे, तो आप सीधा क्वालिफिकेशन को हिंदी में लिख दो जैसे भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है, ऐसे क्वालिफिकेशन। अब इसमें मुझे नहीं पता, क्वालिफिकेशन शायद ये होगा, ऐसे लिख दो, तो भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। न ही वो सामने वाला जज करेगा कि आपको ये वर्ड नहीं आ रहा था, इसके बेस के ऊपर आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि वो आपने ये लिख दिया हिंदी में तो आपको नहीं आ रहा। जैसे कि मान लो आपको क्वालिफाई का या फिर कोई एक ऐसा वर्ड, जैसे कि मान लो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का हिंदी में होता है संसद। हालांकि आपसे अपेक्षा तो ये की जाएगी कि आपको इसका मीनिंग पता हो, लेकिन मान लो नहीं पता आपको तो सीधा लिख दो पार्लियामेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज की जो हमारी लैंग्वेज है ना आज के टाइम पे, वो ऐसी हो रखी है। अभी मैं भी जैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, तो मेरी लैंग्वेज इंग्लिश आ रही है, ठीक है। तो ये मान्य है, बट हाँ, अगर आप यूज कर रहे हो हिंदी में लिख रहे हो, तो यू शुड यूज देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी लिपि, ठीक है। आप रोमन यूज नहीं करोगे, ये रोमन है, ये देवनागरी है, तो हमेशा आप ये यूज करोगे, ठीक है। अगर मान लो आपने ये भी लिख दिया कि मान लो चलते चलते आपको लिखना है 12 और 1, ऐसे लिखना है, ये नहीं लिखना आपको, चल जाएगा, इस पे नंबर नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अवॉइड करना। आप यहाँ पे ये लिख दो, ए लिख दो या फिर अ लिख दो, ठीक है, 12 ऐसे करके। या फिर जो चीज क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन आपका, आप ये मानो ये क्वेश्चन है, इसमें ये इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने स्क्राइब के बाद में मान लो ये लिख दिया स्क्राइब, और ये उन्होंने लिख दिया ए, फिर आप यूज कर लो ये, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक चीज और, कई बार हम एब्रीविएशन यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल संयुक्त राष्ट्र संघ है, हमने लिख दिया पहले, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों को बता रहा हूं मैं, संयुक्त राष्ट्र है, जिसका इंग्लिश में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन। आपको क्या करना है, जिस टाइम पे आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो, और मान लो आपका आंसर के अंदर पहले ही पैराग्राफ में आपने लिख दिया यूनाइटेड नेशन, आपको ये पूरा लिखना है पहले मेंशन करने के लिए, एंड देन इसके ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो यूएन। अब आप इस यूएन को आगे पूरे आंसर में कहीं पे भी यूज करो, ठीक है। हिंदी में लिख रहे हो संयुक्त राष्ट्र लिख के, और आप ऐसे लिख दो, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ऐसे, यस सर, दिख ठीक रहा। है। तो फिर आप इसको एज इट इज यूज कर लो। तो एक बार एब्रीविएशन को ना पूरा आप खोल के लिखोगे, एंड देन उसके बाद आप यूज करोगे। कई बार हम रुपए का ऐसे लिख देते हैं, बस रुपए, ये नहीं करना आपको। तो रुपए, रुपया ऐसे करके इकोनॉमी में बहुत दिक्कत आती है कि भाई इतने इतने लाख की इकोनॉमी, या फिर डॉलर की भी हम ऐसे कर देंगे, डॉलर, डॉलर को आपको ये लिखना है, ब्रैकेट में आप ये मेंशन कर दो, एंड देन आगे अगर आपको दोबारा यूज करना है डॉलर यूज करो, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी। कोई डाउट हो रहा है? सर सर हाँ जी। मुझे एक बात पूछनी है। हम्म। सर जैसे इसमें प्योर हिंदी लिखी हुई है, जैसे ऊपर यहाँ लिखी हुई है ना कि श्वेता, आवाज, 10% का निर्धारण। श्वेता आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप? सर से सर किसी और को समझ में आ रहा है? सर नो सर, उसकी यस आवाज सर। ऐसी ही आ रही। आवाज काफी ब्रेक होके आ रही है श्वेता, आप एक काम करो, मैसेज कर दो। सर मेरे को डाउट था। हाँ पूछो।
अंतिम। सर जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू में इंग्लिश मतलब मेंस में इंग्लिश लिख के और इंटरव्यू में हिंदी से बोल सकते हैं, तो क्या पूरा शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा सर? नहीं, नहीं, अभी आप जब भी बात कर रहे हो, ट्राई करो कि आपके पास में लैंग्वेज यानी वोकैब हो, ठीक है? आपके पास बोलने के लिए वर्ड्स हों और जब आप प्रिपरेशन करते हो ना यूपीएससी की, आप यकीन मानो आपके पास में ना वो लैंग्वेज होगी कि आप वहाँ पे बोल पाओगे। अभी मैं इंटरव्यू वाला ही दिखा रहा हूँ आपको। ये हिंदी में है, हिंदी में भी पढ़ लेना और मैं एक बार आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। इंटरव्यू में जो बच्चों के डाउट आ रहे हैं ना, वो नहीं आएँगे अभी। एक बार यही देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लो ताकि फिर आपको हिंदी वाला समझ में आ जाएगा क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जैसे आप एंट्री करोगे, वहाँ पे जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वो किस मैटर पे होंगे? जनरल इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है? आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, ठीक है? यानी उसके कैंडिडेट के क्या होंगे, जनरल इंटरेस्ट क्या है उसका। देन इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा इंटरव्यू का? टू असेस द पर्सनल सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर अ करियर इन पब्लिक सर्विसेज। यानी ये जो बोर्ड है, इसका एक तो अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन रहेगा, दूसरा वो ये देखेगा कि क्या आप सरकारी सेवा के लिए या फिर इस लोक सेवा के योग्य हो या नहीं हो? क्या आप इसमें अपना करियर निभा पाओगे या नहीं? कोई अभी अगर मान लो फैंसी सा जॉनी लीवर जैसा कॉमेडियन वहाँ पे जाके इंटरव्यू देने के लिए जाएगा, तो बोर्ड उसको एलिजिबल पाएगा क्या एक सिविल सर्वेंट होने के? नहीं पाएगा। सिविल सर्विसेज में जाने के लिए आपके पास में वो माइंडसेट होना चाहिए, आपके अंदर वो एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ आनी चाहिए, आपके पहनावे में, आपके चलने में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके बात करने के तरीके से। आपसे अगर बात करें ना तो सामने वाले को ये लगना चाहिए कि भई हाँ, अगर कल को ये एक आईएएस की कुर्सी पे बैठेगा, तो ये जचना चाहिए वहाँ पे, ठीक है? और ये हर एक जगह पे, हर एक एग्ज़ाम की यही डिमांड होती है। फिर देखो, यहाँ पे जो ये इंटरव्यू टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट जो भी होगा, इसमें क्या होगा? जज क्या किया जाएगा? मेंटल कैलिबर ऑफ कैंडिडेट। मेंटल कैलिबर का मतलब उसके अंदर कितनी कैलिबर क्या होता है? उसकी अ हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सर मानसिक चालाकी नहीं, योग्यता ही कह लो क्षमता आप या बोलेंगे। उसकी मतलब एक हिसाब से हम कैलिबर को स्ट्रेंथ मानते हैं, ठीक है? तो कैसा उसका कैलिबर है? इन ब्रॉड टर्म्स जो असेसमेंट होगी, वो ना केवल उसके इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ इंटेलेक्चुअल का मतलब उसकी बुद्धिमत्ता की, कितना वो योग्य है या नहीं है। लेकिन मतलब अकेले सिर्फ़ आपकी बुद्धिमत्ता का ही नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर सोशल ट्रेट्स देखे जाएँगे और आपका इंटरेस्ट देखा जाएगा कि करंट अफ़ेयर के बारे में आपके पास में कितनी जानकारी है। मान लो आपके आस-पास कहीं आप रह रहे हो किसी भी लोकेशन पे और आपके आस-पास कोई घटना हो गई और आप यहाँ पे अपने रूम में ही बैठे हो और आपको पता भी नहीं क्या हो गया, तो ये नहीं चाहिए उनको। अगर आपके सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा है, आपके स्टेट में कुछ हो रहा है, दूसरे स्टेट में कुछ हो रहा है, इवन दूसरे कंट्री में भी कोई इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जिसका कि कोई फ्यूचर में इम्प्लीकेशन आ सकता है। आज की डेट में चैट जीपीटी सबको पता है, तो आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक अलग से इसने एक अलग ही क्रांति लेके आ गया ये क्रिप्टो करेंसी, आपको पता होना चाहिए। इसका ए टू ज़ेड आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही डिजिटल लिटरेसी है या डिजिटल इंडिया का ऐसा कुछ हो गया, कॉन्सेप्ट आ गया करंट अफेयर का, आपको पता होना चाहिए। किसी भी स्टेट में इलेक्शन होते टाइम पे कोई बड़ा-सा एक्टिविटी हो गई, कोई केस स्टडी हो गई, मतलब कोई केस ऐसा हो गया जिसके ऊपर केस स्टडी करनी ज़रूरी है। फिर आपके लोकेलिटी के अंदर आपके डीएम ने, आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने कोई बढ़िया इनिशिएटिव कर दिया जिससे सोशल हेल्प मिली काफ़ी, सोशल सर्विसेज़ काफ़ी अच्छी कर दी उसने। कोई एनजीओ है उसने कोई बड़ा काम कर दिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में मतलब आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए फ्री एकदम कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को वो इनटेक कर सके, ठीक है? तो ये चीज़ देखी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम देखो क्वालिटी आप सम ऑफ द क्वालिटी टू बी जज्ड आर मेंटल अलर्टनेस। एक सेकंड इसको कर दो। अगर मान लो आपके सामने एकदम से कोई चीज पूछ ली, तो आप कितने अलर्ट हो उस चीज को लेके, ठीक है? आप उस चीज को सॉल्व करने के लिए आपके पास में क्या-क्या सुझाव हो सकते हैं? आपका जो लॉजिक होगा वो कितना एकदम क्लियर होगा, ठीक है? आपको अगर कोई चीज़ जजमेंट करने के लिए मिल जाए तो उसमें आपका जजमेंट कितना संतुलित होगा, ठीक है? आपके पास सोचने के लिए कितनी वैराइटीज़ होंगी कि भी आप कितने तरीके से इस चीज़ का किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन दे सकते हो कि ये भी कर लो, ये भी कर लो। अभी आज अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे कल आपने इलेक्शन वाला टॉपिक किया, भई इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है
कि क्या कैसा उम्मीदवार होना चाहिए। तो आपके पास में ना पास्ट में, अगर आपके पास में कोई एग्जांपल है कि भाई हाँ, पास्ट आपके इंडिया जब से आज़ाद हुआ उसके बाद में पास्ट लाइफ में इंडिया के पास पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई ऐसा उम्मीदवार खड़ा हुआ है जिसने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। देन आप उसको समझाओ सामने वाले को जिसने आपसे क्वेश्चन किया है कि हाँ, ये मुझे खूबियाँ चाहिए। फिर अगर आपसे ये पूछ ले कि आपके आस-पास आपके प्रेज़ेंट लाइफ़ में आज के कंटेम्परेरी वर्ल्ड में क्या ऐसा कोई इंसान है, जो ज़िंदा है और जिसको आप ये कहोगे कि हाँ, ये पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बारे में आपका ओपिनियन होना चाहिए। तो इस टाइप से, ये तो मैंने आपको सिर्फ़ एक ही टॉपिक बताया है, ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी पे, भई आपके पास में अगर क्रिप्टो करेंसी अगर है या फिर आपको कंज़्यूम करनी है, तो फिर क्या तरीका होगा? तो इस टाइप से आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? देन डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, अभी ये बता दिया कि किस डेप्थ तक आपके पास में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी रुचि कैसी होनी चाहिए। एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन, लीडरशिप क्वालिटी, इंटेलेक्चुअल, फिर से आ गया देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपका स्टार्ट इन्होंने किया था कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है ना, उसको जज करना ही नहीं होगा, बल्कि आपकी खुद आगे बढ़ने की कैपेसिटी कितनी, चीज़ों को समझने की क्या आपकी वो है, शक्ति है, उस हिसाब से। देन मोरल इंटीग्रिटी, कहीं आप कल को जाके करप्ट ऑफिसर तो नहीं बनोगे। ठीक है? आपकी सत्यनिष्ठा किसके ऊपर है? आपकी नैतिकता कहाँ पे है? ये सब चीज़ें आपकी चेक कर की जाएँगी। और ये आप जब बात करते हो ना, मतलब ये लगा लो आपका इंटरव्यू चलता है, ये मिनिमम 20 मिनट से लेके 40-45 मिनट तक चलेगा। और जितना लंबा इंटरव्यू चलेगा, ये समझ लो या तो वो इंटरव्यू बोर्ड में आपके बारे में जानने की ट्राई कर रहे हैं, या फिर आप इतने अच्छे हो, उनको इतने अच्छे लगे कि आपसे बात करते-करते वो भी फ्रेश फील कर रहे होंगे। यानी यकीन मानना, दोनों ही केसेज़ में आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है? जहाँ पे आपको जानने कन्फ्यूज़ अगर वो हो गए, तो आपका स्कोर इतना भी दे सकते हैं 150 से नीचे। लेकिन अगर इतना लंबा चला और उनकी तरफ से आप बहुत अच्छे अगर हो गए ना, तो यहाँ पे आपका जो स्कोर रहेगा ना इंटरव्यू में, वो 200 प्लस जाएगा। तो ये चीज़ आप मान के चलना, आपको भी पता चल जाएगा कि सामने वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो किस-किस डायमेंशन में, किस-किस डोमेन में क्वेश्चन पूछ रहा है। उसका एक्सप्रेशन क्या है, आपके आंसर सुन के आप उसको जज कर लोगे कि हाँ, मेरा स्कोर इस साइड आने वाला है या फिर इस साइड। अगर आप खुश होके बाहर निकलो तो समझ जाना कि ये है आपका स्कोर। और अगर ये स्कोर है, और मैंने आपको अभी कट ऑफ के बारे में बताया था, ठीक है? कट ऑफ कितना होना चाहिए, तो आप सोच लो कि कहाँ पे आपकी रैंक आएगी फिर। हर एक चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है? उसके बाद ये देखो यहाँ सर, पे ये वाले लाइन बहुत। हाँ जी, मेरी वॉइस अब सही आ रही है? हाँ जी, बोलिए, बोलिए। सर, मैं ये कह रही हूँ, जैसे अभी वहाँ पे मैंने आपकी वो हिंदी वाली स्लिप देखी, तो सर जैसे उसमें इतनी टफ हिंदी लिखी हुई थी कि उनमें से आधे के तो शब्द के अर्थ समझ में नहीं आते हैं। तो सर हुँ, जैसा हुँ। सिंपल वे में आंसर मैं आपको लिख के भेजती हूँ, कि उसमें हुँ, आपको हुँ। मेरी लैंग्वेज समझ में आती है, मुझे आप जो बोलते अच्छा, हैं या करते एक हैं। चीज़ बताइए, मैंने वहाँ आपको पर मुझे कभी भी मतलब आप ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन श्वेता। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, जितने भी बच्चों ने, जैसे पम्मी ने मेरे पास अपने आंसर्स भेजे हैं, आपने भेजे हैं, शिवानी ने भेजे हैं। क्या मैंने आप तीनों को कभी भी लैंग्वेज के ऊपर कोई भी कमेंट किया है आज तक कि भई नहीं, आपकी लैंग्वेज में जो शब्द हैं, जो चुनाव आपने किया है शब्दों का, मैंने हमेशा ये बोला है, जितनी सरल भाषा में लिखोगे, जितनी ज़्यादा आपकी लिखने की शैली सरल होगी, सहज होगी, उतना ही आपका स्कोर अच्छा आएगा। आप ये मान के चलो, मतलब आप पॉजिटिव साइड में हो। अगर आप एकदम कठिन-कठिन शब्दों के प्रयोग करोगे ना, जैसे मान लो कठिन के लिए मैं कह दूँ जटिल, और इसी का ही अगर और सिनोनिम कहूँ तो मैं कुटिल, ऐसे करके, मतलब कुंठी, पता नहीं कितने-कितने ऐसे मैं टफ वर्ड निकाल के लेके आ सकता हूँ, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं हुआ, ठीक है? आप सिंपल-सिंपल वर्ड यूज़ करो। जितना सिंपल आप अपना आंसर लिखोगे ना, सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे ज्ञान झाड़ने नहीं आए हो। आपको वहाँ पे ज्ञान नहीं झाड़ना है। वहाँ पे आपको अपनी सहजता दिखानी। एक बात बताओ, अगर आप मान लो आपने ऐसे कठिन-कठिन शब्दों का मतलब आपने सीख लिए, क्रैम कर ली, याद कर लिए, आंसर में भी लिखने लग गए। डिस्ट्रिक्ट में आप गए, वहाँ पे जाके सामने एक बिल्कुल आम साधारण परिवेश का एक आदमी है, वो अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास में आया है। आप उसको सॉल्यूशन दोगे, या फिर आपने जो शब्द सीखे हैं इतने साल में, वो उसको बताओगे? समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? तो अच्छा। आपसे ये अपेक्षा की जाएगी कि आप जो भी चीज़ लिखो, जितनी आसान लिखोगे, जितनी सहजता से लिखोगे, उतने ही ज़्यादा स्कोर मिलेगा, और उससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि भई आप एक सुलझे हुए आदमी हो, न कि
इस एग्जाम के अंदर उलझी गए, ठीक है। सुलझे हुए का मतलब कि अगर आपने इस एग्जाम की डिमांड को समझ लिया और फिर वैसे पढ़, देखो इतना टफ नहीं है बहुत, अगर आपने समझ लिया ना कि यूपीएससी चाहता क्या है आपसे, आप आसानी से हो जाओगे। इसीलिए मैं ये सेशन इतना डीपली मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं बनता। ये चीजें आपको खुद पता होनी चाहिए लेकिन नहीं पता होती, क्योंकि हमारे हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला ये कभी डिस्कस ही नहीं करता, सीधे बोलेंगे लाओ पैसे दे दो इतने, कई बार तो इतने भी हो जाते हैं। अब तो आजकल तो यही रेट चल रहा है, और आ जाओ बैठ जाओ हमारे क्लासेस में, रज 2-3 दिन तो आपको सही से पढ़ाएंगे, उसके बाद में जाओ, जानते भी नहीं आपको। तो ये वाली चीजें आपको खुद पढ़नी चाहिए, आनी चाहिए, लेकिन मेरा बस फर्ज बनता है कि आप लोगों को इससे रूबरू करा दो बस, ठीक है। अभी कोई डाउट है श्वेता? नो सर, आप सब समझ गए। किसी और को कोई डाउट है? चलो ठीक है, देन यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देखो लास्ट में क्या है कि जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ये इसके पीछे क्या इंटेंशन नहीं होगी कि भाई आपका जो नॉलेज है ना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो भी है, वो नहीं चेक करेंगे, क्योंकि वो तो आपकी इन्होंने ना रिटन पेपर में चेक कर ली, आप पास करके पहुंचे हो वो पेपर सारे। जो 10,000, मतलब सोचो 10 लाख बच्चे हर साल फॉर्म डालते हैं, उसमें से 10,000 मेंस लिखेंगे, ठीक है, ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर इसमें से 5 लाख पेपर देंगे प्री वाला, 5 लाख भी नहीं देते, फिर इसमें से 10,000 सिर्फ पास होंगे, और इस 10,000 में से मान लो इस बार वैकेंसीज हैं 1,056, आप इसको 1,000 मान के चलो, इसका 2.5 गुना, यानी तकरीबन 2,500 बच्चे इंटरव्यू देने जाएंगे। तो आप इस 10 लाख की भीड़ में से निकलने वाले 2,500 बच्चे हो। तो आपकी योग्यता या नॉलेज कितनी है वो चेक नहीं करेंगे यहाँ पे। अब वो ये देखेंगे कि कौन बच्चा कितना सिंसियर है, कितने आसानी से सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे रहा है, जो भी सवाल उससे पूछे उसके लिए कितना तैयार है, वो सब चीजें चेक करेंगे यहाँ पे आपकी। यानी आपका इंटरेस्ट, आपका जो सब्जेक्ट है आपके एकेडमिक्स में, मान लो आपने बीटेक कर रखा है, ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी आपको होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि आपने भाई 4-5 साल लगाए हैं अपनी इंजीनियरिंग में, आपने 11th-12th साइंस साइड से की है, तो आपको इस फील्ड के बारे में पता होगा ही होगा। बट ये अकेला जरूरी नहीं है, इसके साथ में और क्या, इसके साथ में आपके पास में जो भी आपके आसपास हो रहा है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आपके राज्य में क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है, दुनिया में बाहर क्या हो रहा है, वो सब चीजों के बारे में आपको हवा है या नहीं है, या सिर्फ आप सीधे एक किताब आपने कोई भी पढ़ी और उसमें से जो भी आया वो रट लिया एंड देन आपका हो गया काम। तो ये चीज वो चेक नहीं करेंगे, वो ये चेक करेंगे कि भाई ठीक है पेपर तो इसने फाड़ दिया है, अब क्या इसको नॉलेज भी है आसपास की, या फिर एवं ही किताबी कीड़ा है। तो वो चीजें यहाँ पे देखते हैं। समझ में आया इंटरव्यू का? इंटरव्यू में किसी को कोई कंफ्यूजन? अब ये सेम चीज आप हिंदी में देख लेना, जो हिंदी वाले हैं आपको थोड़ा सा अच्छा, एक चीज जो बच्चे भी पूछ रहे थे इंग्लिश वाली चीज, अब ये देखो, प्रति प्रशिक्षण नहीं पता किसी को, प्रति परीक्षण मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, इतना टफ वर्ड है। तो आप क्या कर दोगे सर? क्रॉस एग्जामिनेशन, हम ये वर्ड तो बहुत यूज करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे भाई, क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, क्रॉस इवेलुएट करेंगे, दोबारा से री इवेलुएट करेंगे, ऐसे हम बहुत सारे वर्ड्स को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रति परीक्षण नहीं पता, प्रति परीक्षण, तो उसकी जगह आप सीधा लिख दो ऐसे, लेकिन लिखना किसमें है? देवनागरी में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसमें आप देख लेना जो भी वर्ड्स हैं हाईलाइट कर रखे हैं मैंने, ये शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। ये दोनों ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये प्री वाली है, ये इंग्लिश में डिस्कस करते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे इंग्लिश वाले हैं। ओके, सर ये हाँ जी। सर जैसे कि ये हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे कि हिंदी में कुछ समझ में नहीं आया उसको इंग्लिश में लिख दिए, हाँ, तो फिर सर ऐसा इंग्लिश में हो सकता है, जैसे कि इंग्लिश में कुछ नहीं आया, जैसे कि उसको हिंदी में लिख सकते हैं। आ, नहीं 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 नहीं, वहां पे आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए भी इजी वर्ड्स हैं, इंग्लिश में ऐसे दिक्कत आती नहीं है, आपको मिल जाते हैं वर्ड्स, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में तो हो ना सर मैं स्टार्टिंग ऐसे ही से। पूछ ली। नहीं नहीं, वो नहीं होता, आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे? अब मान लो आप कह रहे हो कि रास्ते से जा रहा हूँ, रास्ते का मतलब आपको समझ में नहीं आया, तो आप वहां पे ऐसे थोड़े ना लिखोगे, रास्ते से गोइंग, मतलब रास्ते से गोइंग, मतलब आप समझो थोड़ा सा, वो एक हास्यास्पद हो जाता है, मतलब इट्स नॉट दैट। बाकी इजी वर्ड्स बहुत हैं,
एक बार आप पूरी प्रिपरेशन करके, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जितने भी बच्चों का ये लैंग्वेज वाला इश्यू है, डाउट आ रहा है ना, उसका गुरु मंत्र दे रहा हूं मैं। सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं, उन सब टॉपिक्स को कंप्लीट करो। उसके बाद पिछले 10 साल के मेंस के पीवाईक्यू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद 10 मॉक लगा लो, फुल मॉक, फुल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस के 10 मॉक, ठीक है। और 10 मॉक लगा लो आप अपने ऑप्शनल के। सिर्फ इतना कर लो, सिर्फ इतना। आपको ये इतने सारे क्वेश्चन, डेली आंसर राइटिंग, फलाना ढिमकाना, उसमें नहीं जाना। इतना कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप बहुत इजीली टॉप 100 में अपनी रैंक ले आओगे। कंडीशन यही है, सारे सिलेबस के टॉपिक्स, पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज, 10 फुल मॉक, और ये भी थोड़े से बढ़िया क्वालिटी के, कचरा नहीं। और ऑप्शनल बढ़िया तरीके से, ऑप्शनल के पीवाईक्यू प्लस 10 फुल मॉक। इतना कर लो, टॉप 100 में रैंक है आपकी। बेशक कहीं से कोचिंग मतलब कुछ मतलब, ठीक है। इतना कर लो, टॉप 100 में रैंक। इवन टॉप 100 तो छोड़ो, 1 0 हटा ही दो बेशक, ये मेरी गारंटी है। ये 10 का फॉर्मूला है, ठीक है। 10 मॉक, 10 पीवाईक्यू, ऐसे ऐसे करके 10 10 10 आपकी रैंक भी आ जाएगी बिलो 10, ठीक है। चलो, ये हमारा वो बन गया अभी एक नया। कौन कौन करेगा ये चीज? अरे बोलो भाई। सब करेंगे सर। सर सब सब करेंगे। करेंगे, वेरी सब गुड। करेंगे चलो, सर। उसके बाद में देखो, सब प्रीलिम्स करेंगे। में ना, अभी प्रीलिम्स की एक कमी ये है कि इन्होंने सिर्फ ये 7 8 लाइन में इन्होंने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। अब इसका मतलब ये है, अगर हम सिर्फ इन्हीं चीजों को मान के करें, तो हमें लगेगा कि चलो ठीक है, हम कर सकते हैं। लेकिन प्री का मतलब ये है, आपने प्लेनेट सिस्टम में देखा है ना, एक हमारा क्या होता है, सूरज। सूरज की किरणें धरती पर आती हैं, धरती की औकात कितनी होती है सूरज के सामने? छोटी सी होती है ना। कितना बड़ा है सूरज धरती से? 13 लाख टाइम्स, 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब प्रीलिम्स के लिए ये कहा जाता है कि वाट एवर अंडर द स्काई, या वाट एवर अंडर द सन, स्काई कह लो या सन कह लो, जो भी है, सब कुछ प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बात ये सही है, बट स्टिल आपको इतना भी वो नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है। इस सिलेबस को एक बार आप देख लो। जैसे कि देखो, यहाँ पे क्या है, करंट इवेंट है, नेशनल और इंटरनेशनल, सिर्फ 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिए। हिस्ट्री को उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख दिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपके तीनों आ जाएंगे, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न। देन नेशनल मूवमेंट, यानी ये मॉडर्न हिस्ट्री के बाहर, यानी जो भी आपके आंदोलन चले, वो सारे। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया की भी ज्योग्राफी और आपकी वर्ल्ड की भी ज्योग्राफी। देन उस ज्योग्राफी में भी क्या, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडिया की भी वर्ल्ड की भी। देन पॉलिटी, गवर्नेंस, जो कि आपका मीन्स में भी था, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज। अब पंचायती राज देखो, एकदम सीधा मेंशन कर रखा है, हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। देन आपका ईएसडी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सर कितनी बार बताते हैं, एसडीजी याद कर लो, एसडीजी याद कर लो। टोटल 17 है। चलो, इसके लिए ना एक ट्रिक वाला सेशन ले लेंगे, ठीक है, 2 3 दिन के बाद में। मेरे को याद दिला देना एक बार, सर एसडीजी का 17 वाला ट्रिक वाला वो एक गुट्टी पिला दो, तो ये गुट्टी पिला देंगे उसको, याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। पॉवर्टी आया तो आपको पता होगा कहाँ है, हंगर आया तो पता होगा कहाँ है, एजुकेशन आया, वुमेन आया, इक्वलिटी आया, वाटर आया, सी आया, कहीं भी कुछ भी आए, पता होगा आपको। देन इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स आपकी होती है पॉपुलेशन को, सेंसस को, जनसंख्या, जनगणना। देन सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, आपके सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या नए बातें आई हैं। देन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। ये लिखे तो 3 है, बट और भी ज्यादा है। बट इसके साथ में एक लाइन और लिखी है कि भाई इस चीज के लिए ना आपको स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके पास में जनरल इश्यूज होने चाहिए। बट 1 2 क्वेश्चन ना थोड़े गंदे आ जाते हैं यहाँ पे, वो यूपीएससी के पास है।
यूपीएससी 5 से 10 क्वेश्चन गंदे देती है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। ऐसे क्वेश्चन को हाथ जोड़ के छोड़ दो कि भाई ये यूपीएससी अपने पास रख, हम तो बाकी के ना 90 क्वेश्चन पे खेल लेंगे। और 90 क्वेश्चन में से भी आपको ना 70 के आसपास ही तो अटेम्प्ट करने होते हैं, 20 और छोड़ने हैं आपको। तो ऐसे करके करना होता है। एंड देन जनरल साइंस, ये यूपीएससी का प्री का सिलेबस है। बट सोचो अभी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपका मेडाइवल चल रहा है, उसको भी आपके 25 क्लासेस हो चुकी हैं। फिर इसकी क्लासेस, इन सब की क्लासेस, कितनी ज्यादा और क्लासेस आपकी होने वाली है। ठीक है, प्री प्री की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ प्रीलिम्स प्रीलिम्स की। डरना नहीं है, अभी एक चीज आसानी से समझ में आ जाएगी, थोड़ा आगे चलते हैं। फिर आपका ये सी सेट का है, सी सेट के लिए मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो चीजें लिखी हुई यहाँ पे, एक तो इसके लिए 33% स्कोर करना है। आपका हिंदी और इंग्लिश, वहां पे आपको 25% स्कोर करना है मेंस में, जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे आपको 33% करना है, ये चीज ध्यान रखेंगे बस। इसकी ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आप 33% लेके आ सकते हो। जो 2024 में एग्जाम दे रहे हैं ना, वो मुझे मैसेज कर देना, जो अभी ये सेशन देख रहे हैं। और जिनका 25 में है, 26 में है, इनके लिए तो पूरा हम कोर्स ही लेके आ जाएंगे सी सेट का। नो नीड टू वरी। और वो भी सिलेक्टिव, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज करवाएंगे, नहीं। आपको बस पास करवाना है, उसकी जिम्मेवारी हमारी। उसके बाद में ये आप देखो, यहाँ पे ये वाली जो लाइन लिखी हुई है, अगर आपको ये पेपर चेक करवाने हैं दोनों जीएस के, तो दोनों में आपको अटेम्प्ट होना पड़ेगा, दोनों में अटेम्प्ट देना पड़ेगा। ये नहीं कि एक पेपर आपने लिख दिया, दूसरे में आप एब्सेंट, तो आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई। ठीक है, ये चीज सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पे। अब आ जाते हैं मेंस के ऊपर। अभी आज का जो हमारा मुद्दा था वो मेंस के बारे में डिस्कशन करना नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, ताकि आप लोगों के डाउट दूर हो जाए, क्योंकि आप ज्यादातर जो इस प्रिपरेशन में हैं वो प्री और मेंस के कंबाइंड प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो नेचर होगा इस एग्जाम का, उसके लिए एक कंडीशन ये है कि जो भी बच्चा होगा वो एक तो वेल एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए। क्या आप अपने आप को वेल एजुकेटेड मानते हो? दूसरा, वो इस उसकी इतनी हिम्मत होनी चाहिए या औकात होनी चाहिए या उतना उसके अंदर पुदीना होना चाहिए कि वो किसी भी आंसर को लिख दे बिना किसी भी स्पेसिफिक पढ़ाई के। क्या आप ये चीज, मैंने कल बोला था आप लोगों को, एक्टिव लर्निंग, कि अगर आपको कोई भी टॉपिक दे दिया तो उसके बारे में आप कितना लिख सकते हो। कल विनय सर भी आपको कह रहे थे कि आंसर लिखो। कल सर ने क्लास करा दी, क्लास के बाद में सर ने आंसर लिखने को बोला, कितने बच्चों ने आंसर लिखा? सच सच बताना। और 15 मिनट का काम था सिर्फ। तो आपके अंदर ये वाली चीज थोड़ी सी कमी आ रही है। मैं मानता हूं आप लोगों के एग्जाम्स हैं, बट सब लोगों के एग्जाम नहीं है। ठीक है, आधे तो बस उन एग्जाम वालों की आड़ में बैठे और नहीं कर रहे हैं। जिनके एग्जाम है उनके लिए तो मैं ठीक है, मैं फिर भी मान सकता हूँ, बट बाकी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप सिंसियर फिर नहीं मैंने हो। अटेम्प्ट किया। जिन्होंने किया उनके लिए भेजा ठीक भी अच्छी तो बात था। है, जिन्होंने नहीं किया ना उनके लिए लाइन है ये। जिन्होंने नहीं किया और जो कल क्लास में थे, ठीक है, तो आप लोग अपने दिल पे मत लेके जाओ इस चीज को। एक सेकेंड, ये बीच में आ गया। ओके, देन उसके बाद में यहाँ पे एक चीज और देखो, कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ वेरियस वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे आपकी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी पता होना चाहिए। देन कैंडिडेट की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ ऑल रिलेवेंट इश्यूज, एबिलिटी टू एनालाइज एंड व्यू, मतलब जो भी आपके सोशल इकोनॉमिक गोल है ना, उनके बारे में आपके व्यू होने चाहिए। चाहे आपके वो जो व्यूज हो ना, वो किसी भी डायमेंशन की तरफ जाए। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। आपके जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, या टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग, या फिर सोसाइटी के अंदर कोई भी डिमांड है उसके बारे में आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। कैंडिडेट जो भी आंसर देगा वो रिलेवेंट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, और उसका जो आंसर है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन के साथ में रिलाय करना चाहिए। ऐसा नहीं है क्वेश्चन कुछ पूछा है और आप आंसर कुछ दे रहे हो। ठीक है, ऐमान, ऐसा नहीं है। आपका मैसेज मैंने अभी पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक चीज और मैंने आपको ऐसे का बता दिया, हाँ वो आ गया। फिर एक चीज यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे ना, वो कॉलेज के जो अंदर, मैंने काफी इस बार ना, एक जैसे काफी सारे बच्चों को मैंने ये बोला है, जैसे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे, जैसे हिस्ट्री वाले हैं, मैंने उनको ये बोला है कि भाई आप इग्नू के नोट्स ले लो। और इग्नू के भी कौन से, बीए वाले। मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि एमए के ले लो।
मतलब हिस्ट्री एक एग्जाम्पल है, जिस बच्चे का जो भी सब्जेक्ट रहे ऑप्शनल, वो ग्रेजुएशन वाले ही चीजें करेगा, ठीक है। जो भी उसके अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में है उसके लेवल के क्वेश्चन करेगा, ये मेंशन है, उससे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और पता कैसे चलेगा कि उसको क्या पढ़ना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उससे पता चल जाएगा। अंडरस्टूड? इससे ज्यादा नहीं ज्ञान देखना, नहीं ना तो सोचना, न परेशान करना खुद को, नहीं कुछ करना। ये उन्होंने हिंदी और इंग्लिश के बारे में यहाँ पे बता दिया है कि क्या क्या रहेगा, ठीक है। ये मैं पहले ऊपर बता भी चुका हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे बात करते हैं पेपर 1 का जो एस्से वाला है उसके लिए। सीधी सी बात देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, कि भाई आपने जो मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर आपको लिखना होगा, जो भी टॉपिक पे आप लिखोगे उस टॉपिक के ऊपर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो भी सब्जेक्ट की डिमांड है उसके बराबर ही लिखोगे, और इन ऑर्डरली फैशन। कि ये नहीं है स्टार्टिंग में आपने कंक्लूजन दे दिया, फिर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, फिर आप चीजों को बता रहे हो, फिर वापस रिपीट कर रहे हो, फिर ये वाली चीज यहाँ पे लेके आ रहे हो। नहीं, एक सीक्वेंस में अगर आप चले हो, मान लो आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, तो आप जेड पॉइंट तक उसी पेस के साथ में, उसी कंसिस्टेंसी के साथ में चलोगे, और जो भी लिखोगे वो पूरा का पूरा कंसाइसली लिखोगे, संक्षेप में लिखोगे, अच्छा लिखोगे। देन क्रेडिट किसको मिलेगा? क्रेडिट का मतलब यहाँ पे है आपका स्कोर। किसको ज्यादा नंबर मिलेंगे? ज्यादा नंबर उसको मिलेंगे जिसने इफेक्टिव आंसर लिखा होगा और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, यानी जो ऐसे में पूछा गया है वो का वो उसने लिख दिया, उसको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। और ऐसे में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जिनकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है, उनको सच में अच्छे नंबर मिलते हैं। अच्छा स्कोर ऐसे के अंदर 250 में से आप मान के चलो 150 प्लस होता है, और ये इजीली आ जाता है ऐसे में, ठीक है। ऐसे इजी। सर जी। सर मीडियम का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना यूपीएससी पर? मीडियम मतलब? नहीं नहीं, आप ये बोल रहे हो जैसे ना हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी ज्यादा मीडियम नंबर, या हिंदी मीडियम इंग्लिश। वालों को कम नंबर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हाँ एक सर ये कोरा झूठ है, ये बिल्कुल कोरा झूठ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का जो माइंडसेट है आज की डेट में, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, आज की डेट में, उनको एक तो बेचारों को सिलेबस नहीं पता, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, क्लासेस में जो हो रहा है उसको करेंगे, उनको हर रोज होमवर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा उसी चीज में पजल रहेंगे, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। और आजकल तो इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, इतने सारे टेलीग्राम पे हैं, वो आपको ये कहेंगे 250 में मेरा ये ले लो, 100 में मेरा ये ले लो, 300 में ये ले लो। ओहो 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे इस टॉपिक से, ये कर लो। ऐसे करके उनको इतना ज्यादा ना, मतलब ये उनको रास्ते से जाना है, इस रास्ते पे जाना है, वो कभी इधर से आके जाएंगे, फिर इधर से आके जाएंगे, ऐसे ऐसे करते हुए बेचारे उसमें चक्कर में फंस जाते हैं। एक अच्छा कैंडिडेट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हिंदी मीडियम में अच्छे कैंडिडेट की, और आप सब लोग उनको जानते भी हो। कंसिस्टेंट प्लेयर है रवि ये, व्यास सर। लगातार बार बार इन्होंने एग्जाम दिया है। दूसरी, वो लड़की जो फेमस बनी हुई है, मैं ये कह रहा हूँ इनका आप देख लेना, ये आप लोगों ने ना हर बार इनको ना इंटरव्यू में देखा है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से भी होते हैं और उनका कोई बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होता, बेचारे बहुत पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आधे तो आप लोगों से भी ज्यादा नीचे रहते हैं, मतलब अगर उनकी मैं बात करूं तो लिविंग स्टाइल की, लिविंग स्टैंडर्ड की, ठीक है। जो 12th फेल मूवी है ना, वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है। हकीकत में उस बंदे की कहानी थी वही, बट हाँ थोड़ा सा मूवी में बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, लेकिन वो सच है। ऐसे लोग हैं जिनके अंदर आग है, जिनको पता नहीं है कि क्या करना है। उस बंदे को 12th फेल मूवी वाले में 5 अटेम्प्ट खत्म हो गए थे, उसको ये तक नहीं पता था कि क्या अप्रोच करनी चाहिए उसको, बट वो लगा रहा था। 5वें अटेम्प्ट में जाके उसको पता चला कि उसको एक आंसर अगर लिखना है तो 8 मिनट में लिखना है, उसको खुद को आभास तक नहीं हुआ था। तो ऐसे लोग भी इस जर्नी में, और हिंदी मीडियम वाले लोग ज्यादातर इस लूप में फंसे हुए हैं। उनको बताने वाला नहीं है कोई भी कि 8 मिनट में क्वेश्चन लिखो, PYQ करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये अप्रोच लिखो। मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ पे हिंदी मीडियम में ना, मैं नाम ले दूं क्या? 3 स्टूडेंट हैं, ले दीजिए सर। 3 स्टूडेंट हैं, और मैं तीनों की गारंटी ले रहा हूँ। आप समझ गए होगे किस किस की बात कर रहा हूँ। तीनों की मैं गारंटी ले रहा हूँ, आप लोग बस जैसा बताया गया है वैसा कर लो, और तीनों में कैलिबर है ये वाला। बस आप लोग अपने पे भरोसा रखो, जो मैं कह रहा हूं उस पे भरोसा रखो, एंड जैसा कहा जाए वैसा कर लो।
रैंक आ जाएगी। ज्यादा सोचना नहीं है। जो एक गलती आप लोग कर रहे हो अभी, आप में से ये और अब ये भी इसी कैटेगरी में आ चुकी है, आप लोग इस मोड में हो, इससे निकलो। ठीक है, मैंने नाम नहीं लिया ना, तो शांत रहो। अब आगे चलो, इसमें ये GS1 है। GS1 में आप देख लो, यहाँ पे कल्चर दे रखा है, सीधा वर्ड इंडियन कल्चर। इसके अंदर क्या क्या चीजें, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। यहाँ पे 3 चीजें दे रखी हैं आपको, तीनों पे ही आपको काम करना है। कहाँ से कहाँ तक, एंशियंट से लेके मॉडर्न टाइम तक। ये पूरा का पूरा आपका क्या आ जाएगा, आर्ट एंड कल्चर। सीधा मेंशन कर रखा है, इससे बाहर जाना ही नहीं आपको। आर्ट फॉर्म्स क्या क्या हैं, पपेट मतलब आपके यहाँ पे विजुअल आर्ट्स आ जाएंगी, परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाएंगी, इंटेंजिबल आर्ट्स आ जाएंगी, वो सारी चीजें करनी है आपको। लिटरेचर सिर्फ 2-3 लेक्चर का काम है ये। आर्किटेक्चर जो सर आपको करवा रहे हैं अभी मेडाइवल में, उसके अंदर जो भी वो करवा रहे हैं ना, गुंबद वगैरह, डोम वगैरह, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, नाम पता होने चाहिए उनके। हो जाएगा बहुत इजी। प्लस 10 साल की PYQ कर लो, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, गारंटी मेरी। मेंस कंपैरेटिवली इजी रहता है क्वेश्चन गैस करना। क्वेश्चन गैस आप बहुत इजीली कर दोगे, इवन आप लोग 20 के 20 क्वेश्चन का पेपर आउट कर दोगे ढंग से अगर पढ़ लिए तो। बट ये 20 क्वेश्चन लिखने कैसे हैं, वो चीज जिस बच्चे को आ गई, वो यहाँ पे नंबर मार जाएगा। GS1 में बढ़िया स्कोर ये माना जाता है, तो ये GS1 ही है। प्रिडिक्टेबल, 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 बहुत कम आता है प्रिडिक्टेबल। समझ गए? तो जिस बच्चे को ये चीजें क्लियर हैं, वो तो कर जाएगा, और जो सोचता रहेगा उससे नहीं होगा।